अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ और एक्सप्लोरिंग भलेसा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगा भलेसा के एक दूर दराज इलाका ढडकाई का, जहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन मोहम्मद हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ढडकाई गाँव के बारे में आज बात करेंगे और वहाँ जो गूंगे और बहरे लोगों की एक तादाद है जो कम से कम 100 के करीब है। कई अरसा से और कई सदी से जो है ये बीमारी उस गांव में चली आ रही है। गालबन 1901 से इस बीमारी का आगाज़ इस गांव में हुआ था। फज्जा नाम का एक शख्स जो है वो सबसे पहले इस बीमारी की लपेट में आ गया था और इसके बाद ये आगे ही बढ़ती गई और ये फैलती गई और आज के दौर में कम से कम 100 के करीब जो लोग हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई जो है यहाँ के लोगों ने लड़ी है और मोहम्मद हनीफ साहब खुद भी इस लड़ाई में जो है कम से कम 20-30 साल से जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इस गांव के इन बहरे और गूंगे लोगों के बारे में सरकार की तरफ से जो है कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे और इन्हें जो समाजी परेशानियां दुश्वार हो रही हैं इस गांव के अंदर, यहाँ की बच्चियों को और यहाँ के बच्चों को, उस पर भी बात करेंगे। जी हनीफ साहब, आपका खैर मुकदम है। आप बताइए बीमारी कब से यहाँ पे शुरू हुई और कौन मतलब पहले इंसान कौन थे और उसके बाद जो है आगे का सारा बताएं कि किस तरीके से ये आगे जो है फैलती गई। ये ढडकाई गांव जो है इसमें 1901 में पहला डिफेंट डैम हुआ था फज्जी के घर, उसका नाम था मीरा बख्श जी। उसके बाद ये आस्ता आस्ता किसी न किसी फैमिली में अचानक ये नमूदार होते रहे और 1990 में ये 46 ही लोग थे। और उसके बाद ये बात मैंने थोड़ी सी हाईलाइट की मीडिया में और उस वक्त थोड़ा सा असम्बली तक ये सवाल पहुंचा, लेकिन उस रिसर्च भी हुआ, यहाँ मैंने काफ़ी रिसर्च करवाया, यहाँ काफ़ी मीडिया भी आया, हाईलाइट भी करवाया इस मसले को। लेकिन डॉक्टर सुशील राजदान साहब यहाँ पहुँचे, उनसे मैंने यहाँ कैंप भी करवाए, 2 बार कैंप करवाए, फिर इनका रिसर्च भी करवाया, मेडिकल करवाया, लेकिन फिर इनको अली जंग वालों से हीरिंग एड मशीनें 2004 में दिलाई हमने। डीसी पावन कोतवाल साहब जब डोडा में थे, फिर असम्बली में भी सवाल उठा। लेकिन 1990 से जिस वक्त मैं इनके लिए स्कूल मांग रहा था, उस वक्त से इस वक्त तक गवर्नमेंट ने इनके लिए पढ़ाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब ब्लाइंड स्कूल थे, मैं इनसे मांग रहा। फिर डिफेंट डैम हमने ऐसा किया कि अपने तौर पे तजर्बे के तौर पे हमने डिफेंट डैम को डिफेंट डैम बची थी, फिर भी डिफेंट डैम में डॉक्टर लोग कहते थे इनके जीन्स की प्रॉब्लम है, शादी आपसी करने के ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन वो हमने काफ़ी तजर्बे किए, बाहर भी रिश्ते किए, फिर यहाँ से माइग्रेंट लोग हो गए, पंजाब के अंदर चले गए, बाहर भी रिश्ते किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो डिफेंट डैम हुए। हमारी ये तकरीबन कोई 55-60 फैमिली जो है उनके अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम है। जी लतीफ़ साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। नाजरीन, इस गांव के अंदर जो ये डेफ एंड डम लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इन्होंने अपना नाम पूरे भलेस के अंदर भी रोशन किया है। कई खिलाड़ी भी हैं, कई दर्जी का काम भी करते हैं। एक शख्स से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिनका नाम शब्बीर अहमद है। आप भी देखिए कि किस तरीके से वो बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन किस तरीके से वो कुरान की तिलावत करते हैं। आइए आप भी देख लीजिए। गूंगा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, उंगली फेर कर, उंगली से अल्लाह को याद कर रहा है, जुबान से नहीं बोलता है और ना कान से सुनता है। नाजरीन, आपने देखा शब्बीर अहमद साहब को जो कुरान की तिलावत कर रहे थे। जी लतीफ़ साहब, आप अपनी बात जारी रखें। जी, अब ऐसा है कि इस गांव के अंदर एक हरासमेंट है। हरासमेंट यह है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं जिनको बच्चा वगैरह होने वाला है, माँ बाप जो हैं वो एक परेशान मतलब एक ज़हनी तौर पे टेंशन है, ज़हनी तौर पे वो डिस्टर्ब जैसे हैं, क्योंकि उनको ये है कि मेरा बच्चा हो या बच्ची हो, इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है प्रॉब्लम उनके अंदर, जहन के अंदर एक ये बनी हुई है कि डिफरेंट डम बच्चा हो या बच्ची हो, लेकिन मेरा बच्चा सुनने और बोलने वाला होना चाहिए। फिर माँ बाप जो परेशान है, जिसके घर में जवान बच्चियाँ हैं, बच्चे जवान हैं, इस वक्त वो कारोबार नहीं कर सकते हैं, ये महंगाई का दौर है। इकनॉमिक तौर पे बेसिकली जो लोग हैं बहुत गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके एक बार राशन कार्ड BPL बने थे, लेकिन उनके वो राशन कार्ड भी काट दिए गए कि उनको BPL राशन गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्हें कोई मदद जो है इन डेफ एंड डम लोग जो है
ढटकाई की इनको नहीं मिली है। दोस्तों, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कैसे बातें करते हैं एक दूसरे के साथ में, और क्या समाजी प्रॉब्लम आती होगी उनको, आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये आपस में बातें करते हैं। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही गूंगे बहरे शख्स मोहम्मद उस्मान से कराने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आप भी देख लीजिए। जी नाजरीन, आपने मोहम्मद उस्मान को देखा, ढटकाई गांव के, किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे थे हमारे साथ। जी हनीफ साहब जो हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। यहाँ पे कुछ लोगों ने रिसर्च भी किया था, इससे पहले कि आप अपनी बात जो है वो जारी रखें, मैं नाजरीन की मुलाकात जो है एक ऐसे साइंटिस्ट से कराने जा रहा हूँ जो IIIM में हैं, डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब, जिन्होंने ढटकाई गांव के इन गूंगे और बहरों पर जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर जो है कुछ सैंपल इकट्ठा किए हैं। डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब, आप बताएं कि आपने किस तरीके से जो है वो सैंपल इकट्ठा किए और क्या आउटपुट निकला है अभी तक। जी, ढटकाई विलेज में हमने डेफ म्यूट के 90 केसेस आइडेंटिफाई किए। उसमें से हमने कुछ लार्ज फैमिलीज़ के ब्लड सैंपल्स लिए और उनको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया। होल एक्सोम डेटा जो हमारे पास आया, हमने उसमें ये आइडेंटिफाई किया कि एक जीन जिसका एक्सप्रेशन इनर हेयर सेल्स में होता है और उसमें म्यूटेशन थी, और उस म्यूटेशन के कारण जो प्रोटीन बन रही थी वो हाफ प्रोटीन बन रही थी, ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ द प्रोटीन बन रहा था। और इस प्रोटीन का जो मेन फंक्शन था वो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को रिलीज़ करना था, और इस म्यूटेशन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल जो है वो स्टॉप हो रहा था, और यही जो है डेफनेस को कॉज कर रहा था। और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये कोई मिथ नहीं है, यही फैमिली टू फैमिली इनहेरिट होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए या इसके रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फैमिलीज़ को कि वो जेनेटिक काउंसलिंग और प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अप्रोच करें। दैट्स इट। डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब जो हैं वो IIIM जम्मू से एक साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे वो ढटकाई में रिसर्च कर रहे हैं, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने सैंपल इकट्ठा किए और जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर वो रिसर्च कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है इस गांव के ऊपर जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हो रही है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलर जो है जबीना महराज, जो भलेसा के ही चंगा गांव की रहने वाली हैं, वो भी इस गांव पे उन्होंने भी सर्वे किया है और रिसर्च किया है, और जल्दी ही वो अपनी थीसिस जो है वो सबमिट कराने जा रही हैं। हम उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस गांव के अंदर काम किया है। जी जबीना महराज जी, आप बताएं कि किस तरीके से आपने इस गांव के अंदर जो है वो इन गूंगे और बहरों पे रिसर्च किया है और क्या आउटपुट निकला है। मैंने ढटकाई विलेज है, तहसील गुंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ पे मैंने एक एमफिल रिसर्च की अपनी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि काजिज की जब बात कर रहे हैं तो काजिज में आया कि ये है मैरिज इन क्लोज रिलेशन। उनकी मैंने सेल्फ परसेप्शन और एडजस्टमेंट भी स्टडी किया। उनकी मतलब जो एडोलिसेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड एडोलिसेंट थे, वो उनकी जो एडजस्टमेंट और सेल्फ परसेप्शन थोड़ी लो थी एज कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप्स। तो उसके बाद मैंने स्टडी करके ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमफिल अपनी जो थीसिस एमफिल। जी नाजरीन, जबीना महराज जो है आपके सामने आई थी और उन्होंने इस गांव के मुतल्लिक जो है आपको जानकारी दी। जी हनीफ साहब, जो रिसर्च हुई इस गांव में, क्या उससे अभी तक जो है कुछ फ़ायदा हो पाया है इस गांव को? बहुत बार रिसर्च हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी 3-4 बार यहाँ रिसर्च किया। उसके बाद डॉक्टर सुशील राजदान से यहाँ आए, फिर मेडिकल टीम यहाँ बहुत सारी आई, लेकिन रिसर्च बहुत हुआ, ब्लड बहुत बार लिया। अब वो तंग आ गए हैं बेचारे, वो बहरे गूंगे लोग, ब्लड ले के भी उनके रिलेशन का ब्लड भी लिया, उनका भी लिया, उनके माँ बाप का, उनके फैमिली का, रिश्तेदारी का सारा सिस्टम लिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त तक उसका ना कोई हमें रिजल्ट मिला और ना ही उनका कोई अभी आउटपुट
रिपोर्ट यहाँ हमारे सामने यहाँ आई। हमारी ये है कि इन जो बेज़बान बेसहारा लोग, बेज़बान मखलूक हमारी खुदा की तरफ से हमारे इस गांव के अंदर है, इसके लिए गवर्नमेंट या कोई भी NGO या कोई भी किसी किस्म की कोई मदद करना चाहती हैं तो कर सकते हैं किसी भी लिहाज। और इनके परिवार जो जितने भी हैं बहुत बड़े परेशान हैं। या तो इनको ऐसे लोग भी हैं, टेक्निकल लोग भी हैं, कुछ इसमें ज़हनी तौर पे अच्छे लोग हैं, इस तरीके से सुन बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये काम मतलब फर्नीचर का काम कर सकते हैं, चनाई का काम कर सकते हैं, लकड़ी का काम कर सकते हैं, PHE की फिटिंग कर सकते हैं। अगर एक इनको PHE में ही भर्ती किया जाए तो ताकि कुछ ना कुछ रोज़गार का इस तरीके से इनका ज़रिया हो सके। बच्चियाँ जवान हैं घर में, बहुत परेशानी का आलम में गुजर रहा है ये दौर। इस 21वीं सदी में भी मतलब एक दो स्कूल गवर्नमेंट ने इनको पढ़ाने का कोई सिस्टम दिया, दूसरे टेक्निकल इनके लिए कोई भी जॉब जो है वो नहीं किया गया इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से। जी, हनीफ साहब हमारे सामने आज आए थे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल होती है उसके चेयरमैन हैं पंचायत महकमा के, और ये कह रहे थे अपने गांव के बारे में। जो है इन्होंने तफसीलन आपके सामने बात रखी कि किस तरीके से लोग वहाँ इस बीमारी से मुतासिर हैं और सरकार की तरफ से है आज तक इनको कोई मदद जो है वो हासिल नहीं हो पाई है। बहुत सारे जर्नलिस्ट इस गांव में आए, बहुत सारी रिपोर्टें शाया हुई, बहुत सारे रिसर्च हुआ और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ज़मीनी सतह पर इन लोगों के लिए आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मेरी अपील रहेगी जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी NGOs हैं, उन NGOs से कि वो इस गांव को अडॉप्ट करें और कम से कम इनके बुनियादी तालीम के लिए और इनके जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसका कोई इंतज़ाम किया जाए। और कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से जो है, क्योंकि ये ट्रेंड लोग हैं, कुछ ट्रेड में ये ट्रेंड भी हैं, उनके लिए नौकरी का कोई इंतज़ाम किया जाए। और डेफ एंड डम्प स्कूल जो मांग जो है 20-25 साल से इस गाँव के लोग कर रहे हैं, उस मांग को अब पूरा करने का वक्त आ गया है और सरकार को ये पूरा करना चाहिए। दोस्तों, मैं ढडकाई गांव की इसी कहानी को लेकर आज आपके सामने आया था, जहां के कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी की नगमों से महरूम हैं लेकिन हुनरमंद हैं। उनकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए। जो इंसानियत है, यही इंसानियत का फ़र्ज़ है। इन्हीं बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आया था। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।